यस अकादमी संस्था में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने हेकेटियस और इरेटोस्थनीज के बारे में पढ़ा था। उसके आगे आज हम देखते हैं कि वास्तव में भूगोल है क्या, भूगोल की परिभाषा क्या है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग तरह की भूगोल की परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषा को हम लोग समझेंगे यहाँ। इसके साथ में ही भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, भूगोल का प्रकृति या स्वभाव क्या है और साथ में ही इसका उद्देश्य क्या है, आज वो भी हम जानेंगे। देखिए, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इनको जानना हमें अति महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि अगर आपका नींव मजबूत नहीं रहेगा तो आगे बहुत सारे ऐसे आपके मस्तिष्क में ऐसी अवधारणाएं आएंगी कि आप नहीं समझ पाओगे कि हमें वास्तव में भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसलिए इसको समझना महत्वपूर्ण है। भूगोल वास्तव में पृथ्वी के तल का अध्ययन है और पृथ्वी के तल का अध्ययन वहाँ तक है जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कि मानव और मानवीय क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग भूगोल में शामिल नहीं करते हैं। भूगोल की समय समय पर अलग अलग व्याख्याएं दी जाती हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्वरूप बताए हैं। जैसे भूगोल के बारे में कहा जाता है, भूगोल पृथ्वी के तल का अध्ययन है। तल का तात्पर्य यहाँ पर है कि सरफेस या सरफेस पे उपस्थित जितने भी प्राकृतिक या मानवीय चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन है। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह की भी अवधारणाएं आती हैं कि भूगोल में क्या पृथ्वी के आंतरिक या इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी चीज़ों को हम भूगोल में शामिल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर आप लोग अवश्य जान लीजिए, जितने भी भूगोलवेत्ता हैं कहीं न कहीं सभी लोगों ने मानव और मानवीय क्रियाकलापों को भी भूगोल में शामिल किया है। अर्थात जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। जब तक मानवीय क्रियाकलाप या मानवीय अधिवास या निवास क्षेत्र का हम अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय क्रियाकलापों के साथ जोड़ करके हम नहीं देखेंगे, तब तक वह भूगोल में नहीं शामिल किया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए भूगोल के संदर्भ में यहाँ लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी फोकस अटेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इट एग्जामिनी सच थिंग्स एज क्लाइमेट, सरफेस फीचर्स, वाटर, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट, मिनरल्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन हैबिटेंट्स। अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय दोनों क्रियाकलापों को दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन हम लोग भूगोल के अंतर्गत करते हैं। बहुत ही अच्छी ये डिफिनीशन जर्मन भूगोलवेत्ता वेरेनिस ने दिया था और उन्होंने भूगोल के बारे में बात रखी थी। हेरोडोटस, जिनको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, उन्होंने बताया कि भूगोल को हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए और इतिहास को हमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जानने की आवश्यकता होती है। अर्थात भूगोल और इतिहास एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। हेरोडोटस ने बताया है, हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकल एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकल। अर्थात भूगोल को हमें ऐतिहासिक तरीके से और इतिहास को हमें भौगोलिक संदर्भ में रखते हुए अध्ययन करना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है। आगे एक कॉमन हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेस एंड रिलेशंस बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट्स। ज्योग्राफीज एक्सप्लोर बोथ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ सरफेस and the human societies spread across it. They also examine how human culture,
interacts with the natural environments and the way that location and place can have an impact of people। तो इस तरह से भूगोल कहीं न कहीं मानव को प्रभावित करने में या मानवीय रूप में अगर देखा जाए भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करें और वही भूगोल हो जाए। पृथ्वी के तल पर मानव भी है, प्रकृति भी, प्राकृतिक चीज़ें भी हैं और उन प्राकृतिक वस्तुओं को या प्राकृतिक चीज़ों को अलग अलग रूपों में हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, ज्योग्राफी में एक चीज़ का अध्ययन हम लोग करते हैं और अक्सर हम लोग के दिमाग में वो चीज़ आती है कि जैसे मान लीजिए अगर हम भारत के संदर्भ बात करें तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग दक्षिणी पठारी भाग है, भारत का गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ थी या इसमें खनिज पदार्थ या मिनरल्स कैसे आए, कब आए, तो इस तरह की चीज़ें कहाँ, क्यों, कब या ऐसी हमारे दिमाग में थिंग्स या विचार उत्पन्न होते हैं। तो भूगोल कहीं न कहीं हमें कहाँ, कैसे और कब की भी सोच मुहैया कराता है या कह सकते हैं कि दिमाग में हमारे इस तरह की चीज़ों का बताता है। देखिए लिखा हुआ है ज्योग्राफी इसकी टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर फाउंड, वाई दे आर थिंग्स एंड हाउ दे डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अभी हमने बात की गोंडवाना लैंड की या फिर भारत के प्राचीनतम भूभाग की, इसी तरह से ही मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि भूकंप आता है तो हमारे दिमाग में ये अक्सर आ जाता है, अच्छा भूकंप क्यों आया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसका कारण क्या था भूकंप आने का। तो कहीं न कहीं भूगोल हमें क्यों, कहाँ और कैसे जैसी सोच डेवलप करने के लिए प्रेरित करता है और इस तरह से भूगोल की महत्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज हम भूगोल के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड में कार्य देखने को मिलता है और भूगोल के ही माध्यम से तरह तरह के संसाधनों को जुटाते हुए बहुत सारी समस्याओं का भी हल ढूंढ लिए हैं और लगातार वैज्ञानिक और विद्वान इस पे लगातार और भी कार्य कर रहे हैं। हम भूगोल के ब्रांच की बात करते हैं तो देखिए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इसकी मुख्य रूप से 2 भाग हैं और भी कई भाग बताए जाते हैं, लेकिन हम 2 भागों की यहाँ चर्चा करेंगे। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी जिसे भौतिक भूगोल कहते हैं, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे मानव भूगोल कहते हैं। देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि भूगोल के मुख्य रूप से 2 पहलू हैं, भौतिक या प्राकृतिक और दूसरा मानव। कहीं न कहीं भूगोल में हम लोग सिर्फ पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, झील ही नहीं पढ़ते हैं, उनका महत्व इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, उनका महत्व इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं वो मानवों को या मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित कर रहे हैं, इस वजह से उनको भूगोल में शामिल किया गया है। तो एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी, तो क्या ऐसे बहुत सारे भौतिक चीज़ें या प्राकृतिक चीज़ें हैं जो मानव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो क्या भूगोल में नहीं आते हैं? बिल्कुल, वो भूगोल के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक पर्वत, पठार, मैदान, नदियां हैं कि जिनका मानव या मानवीय क्रियाकलापों में उनका कोई योगदान नहीं माना जा रहा है, तो उन चीज़ों को, उन क्षेत्रों को भूगोल के अंतर्गत हम शामिल नहीं करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इस तरह से 2 हमने यहाँ पर पार्ट देखे भूगोल के। द स्टडी ऑफ अर्थ, सीजन, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, सॉइल, स्ट्रीम, लैंडफॉर्म्स एंड ओशंस। फिजिकल ज्योग्राफी में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? मौसम, क्लाइमेट से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल से संबंधित, मिट्टी, जलधारा से रिलेटेड, पृथ्वी तल पर उपस्थित तरह तरह के भू आकृतियाँ हैं। जैसे हम लोग किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो दूर से आप देखेंगे पर्वतों को, जैसे आप माउंटेन या पर्वत देख रहे हैं तो दूर से देखेंगे इस तरह से बीच में शेप आपको दिखेगी। तो बहुत सारे लैंडस्केप, जैसे ये आप इसको देख रहे होगे तो वी शेप वैली है, वी शेप इसको हम लोग घाटी के रूप में जानते हैं। ऐसे ही नदियों द्वारा, हिम नदियों द्वारा या फिर
पवन द्वारा तरह तरह की स्थलाकृतियाँ या लैंडफॉर्म का भी अध्ययन हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, जिसका डिटेल हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और ओशंस या महासागरों का भी अध्ययन करते हैं। महासागरों से रिलेटेड ही अलग से ब्रांचेज इसकी बन गई हैं, जैसे समुद्र विज्ञान पढ़ने के लिए हम लोग ओशनोग्राफी का अध्ययन करेंगे, और इसी तरह से जलवायु विज्ञान के लिए क्लाइमेटोलॉजी, और लैंड्स पर या फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड या लैंड्स पर उपस्थित तरह तरह के स्थल भूभाग को पढ़ने के लिए हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन या भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए बायोम या जियोम का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इन सभी को फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत समाहित किया जाता है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी की हम लोग चर्चा करते हैं तो मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित जितने भी वस्तुएं या चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग खेती करते हैं तो वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आता है, या उद्योग धंधे लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं तो औद्योगिक भूगोल या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में आता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ पीपल एंड कल्चर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी की डिफिनीशन हमने यहाँ पर देखी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसका भूगोल पढ़ने का उद्देश्य क्या है, भूगोल हम लोग क्यों पढ़ते हैं या इसका उद्देश्य क्या है। वर्तमान समय में भूगोल का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। तरह तरह के प्राकृतिक, आप देख रहे होंगे, पर्यावरण या प्राकृतिक अवक्षेप कह सकते हैं, या प्राकृतिक चीज़ों के साथ मानव द्वारा छेड़खानी की जा रही या फिर उनको नष्ट किया जा रहा है, और उसका कहीं न कहीं दुष्प्रभाव अब इस समय देखने को मिल रहा है। तो भूगोल वास्तव में मानव को यह एक सीख देने का प्रयास करता है कि कैसे हमें प्रकृति के साथ संतुलन बना के रहना चाहिए। क्योंकि भूगोल में मानव और प्रकृति दोनों का समन्वय है, दोनों इंक्लूडेड हैं। सिर्फ एक से भूगोल नहीं जाना जा सकता है, जियोग्राफी नहीं जानी जा सकती है। तो भूगोल के बहुत सारे उद्देश्य हैं। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन हम लोग अगर करते हैं और उनके स्वरूप का अध्ययन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में हम लोग अंतर देखते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आप दक्षिण भारत जाइए तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे ज़्यादातर वहाँ पर अगर हम लोग फिजिकल पोर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर कठोर चट्टानें मिलेंगी, ग्रेनाइट और नीस जैसी कठोर चट्टानें देखने को मिलेंगी। वहीं आप उत्तर भारत में आ जाइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे मैदानी भागों में यहाँ दोमट या एलुवियल सॉइल्स आपको उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेंगे। और उत्तर में जाते हैं तो वहाँ तृतीय काल की या टर्सरी एज के आपके हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें भूगोल अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने में भी मदद करती है, और एक ही क्षेत्र के विभिन्न स्वरूप या उनके भूभागों का भी अध्ययन करने में मदद कराती है। जैसे इसके कुछ उद्देश्य हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, पहला देखिए यहाँ है, मानव घर के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक वर्णन करना। पृथ्वी का वैज्ञानिक वर्णन करना अर्थात अर्थ का साइंस के रूप में डिस्क्रिप्शन करना, एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या उसके बाद से कैसे कैसे चीज़ों का विकास हुआ, इनका अध्ययन करना, ये सब भी भूगोल के अंतर्गत आता है, उसका उद्देश्य है। इसी तरह से ही पृथ्वी तल के प्रदेशों या उसके रीजन्स को समझना, उसकी व्याख्या करना, अर्थ सरफेस के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करना। हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो देखते हैं कि कहीं अफ्रीका जैसे सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं, कहीं पर विश्व की ऐसी जलवायु देखने को मिलती है जहां पूरे साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कहीं पर हम पाते हैं कि पूरे साल भर बर्फ़ से आच्छादित क्षेत्र है जैसे टुंड्रा क्षेत्र या टैगा क्षेत्र के कुछ भूभाग। तो इस तरह से
इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी तल के प्रदेशों को समझना और व्याख्या करना, मानवीय समृद्धि के लिए प्रादेशिक संसाधनों का अध्ययन करना, मानव के विकास के लिए, मानव की समृद्धि के लिए लगातार मानव क्या कर रहा है कि नए नए संसाधनों का प्रयोग करते जा रहा है और मिनरल्स या खनिज का उपयोग के साथ दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से भूगोल में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भूभागों के संसाधनों का अध्ययन करते हैं और मानवीय विकास के लिए उनका उपयोग भी करते हैं और प्रयोग कराने में सक्रिय योगदान देते हुए पृथ्वी पर विभिन्न देशों की प्रादेशिक विकास योजनाओं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रादेशिक विकास योजनाओं, रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में योगदान देना। आज के समय की ये मांग हो गई है कि अपने प्रदेश में या फिर अपने देश में तरह तरह की योजनाओं को बना करके और सुव्यवस्थित रूप में उसे लागू करा करके अलग अलग क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है। जैसे राजस्थान में मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा क्या योजनाएं कौन सी बनाई गई हैं जिनके माध्यम से वहाँ पर मरुस्थलीकरण या डिज़र्ट जो आपका लगातार विकास करता जा रहा है उसको रोकना। इसी तरह से ही पर्वतीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में उन क्षेत्रों का अध्ययन करना और उनके विकास के लिए सरकार को या अलग अलग तरह की योजनाओं के माध्यम से उनका विकास करना। भूमि और मानव, लैंड एंड मैन की यथार्थताओं या रियलिटीज़ का अध्ययन करना तथा मानवीय उन्नति के लिए स्थानिक संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस को समझना। अर्थात लैंड्स एंड ह्यूमन, मानव और भूमि के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझना। जैसे किसी विद्वान ने कहा कि अगर प्रकृति ने हमको मिट्टी दी है तो मानव ने उस मिट्टी से घड़ा बनाया है। तो इस तरह से कहीं न कहीं प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। अगर किसी भी तरह से प्राकृतिक चीज़ों का लगातार दोहन होता रहेगा और उसका दोहन के साथ विदोहन भी अगर होता रहेगा तो कहीं न कहीं प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी ही। तो इस तरह से भूगोल के अंतर्गत हम लोग आगे देखते हैं। देखते हैं भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न तथ्यों के अध्ययन, जैसे स्थान, काल, समय या स्पेस टाइम रिलेशंस के त्रिपक्षीय दृष्टिकोण से होते हैं। पृथ्वी तल के अध्ययन में हम लोग 3 पहलुओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जितने भी इस समय भूगोलवेत्ता हैं वो सब ज़्यादातर त्रिपक्षीय दृष्टिकोण रखते हुए भूगोल को बताते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, किसी भी स्थान, उस स्थान के निर्माण का काल और उनके संबंधों का अध्ययन भूगोल का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त हम आगे देखेंगे भूगोल के उद्देश्य में पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों या एरिया में पर्यावरण और मानव वर्गों के पारस्परिक संबंधों का तथा व्यवस्थाओं के विभिन्न वितरणों या वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन की विवेचना करना और संसाधन विकास योजना में सहयोग देना होता है। भूगोल के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि तरह तरह के जो आपके संसाधन हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उसका मानवीय हित के रूप में उसका अलग अलग जगह पे हम लोग उपयोग भी करते हैं। आज भूगोल की यह प्रासंगिकता हो गई है कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में क्या संसाधन इस समय हैं, उनका हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं या आगे करेंगे, इस पर भूगोल का लगातार उद्देश्य बढ़ता ही जा रहा है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन करना। मानवीय संसार के रूप में
जैसे अभी हमने पहले बताया था कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन तो है, लेकिन अध्ययन वहाँ तक है जहाँ तक मानव कहीं न कहीं प्रकृति से प्रभावित हो रहा है या फिर प्रकृति मानव को प्रभावित कर रही है। उन क्षेत्रों का अध्ययन ही भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे आप देखते होंगे कि चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या चंद्रमा का प्रकाश हो, अगर पृथ्वी तल पर पहुंच रहा है और कहीं न कहीं मानव को प्रभावित कर रहा है, तो सूर्य, चंद्रमा, तारे ये भी भूगोल में सम्मिलित हैं। इसको अलग से हम लोग एक टॉपिक में देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी के अंतर्गत। तो बात यहाँ पर हो रही थी पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन तथा विकास में योगदान करना भूगोल का उद्देश्य है। क्योंकि अलग, जैसे अभी हमने बात की कि जितने भी रिसोर्सेस या संसाधन हैं उनका अध्ययन लगातार लोग कर रहे हैं। लगातार धीरे धीरे विभिन्न पहलू हम लोग देख रहे हैं। चाहे वो आप देखोगे दक्षिण पोल की तरफ हम लोग बात करते हैं या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करते हैं, लगातार रिसर्च हो रहे हैं, वैज्ञानिक जा रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। और यह भी हम जानते हैं कि जैसे दक्षिणी ध्रुव है, यह गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है और वहाँ पर भी हमें पूर्ण मात्रा में मिनरल्स मिल रहे हैं। हाँ, बात यह है कि अभी उतना ज़्यादा वहाँ से उन संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है या पर्यावरण दृष्टि से नुकसानदायक भी है। आगे हम बात करते हैं इसके भूगोल के प्राकृतिक स्वरूप की कि भूगोल का नेचर क्या है। भूगोल की प्रकृति की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। वास्तव में हर एक वस्तु की अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। उसी तरह से हम लोग अगर जियोग्राफी या भूगोल के संदर्भ देखते हैं तो सबका अपना अपना प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, स्वरूप देखने को मिलता है, उनकी प्रकृति देखने को मिलती है। तो आइए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भूगोल की प्रकृति या स्वभाव क्या है, किस तरह से भूगोल मानवीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। भूगोल एक जीव भौतिकीय विज्ञान है। जियोग्राफी इज द बायोफिजिकल साइंस। लिखा है भूगोल एक जीव भौतिकीय विज्ञान है। जीव और भौतिकी, यहाँ दो अलग अलग परिभाषा हम लोग देख रहे हैं, टर्म देख रहे हैं, जिसमें हम लोग भौतिकी या प्राकृतिक चीज़ों का भी उल्लेख करते हैं और साथ में जीव जंतुओं का भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, बायोम या जियोम की। भूविज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी में भी आप देखेंगे प्राकृतिक चीज़ें भी हैं, प्रकृति के साथ मानवीय क्रियाकलाप भी आते हैं। जलवायु भी कहीं न कहीं मानव को प्रभावित करता है। समुद्र के अंतर्गत भी बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं और वो भी कहीं न कहीं मानवीय संदर्भ में देखने को मिलता है। आज देखिए लगातार मत्स्य पालन या कह सकते हैं कि फिशिंग, लगातार उद्योग धंधे बढ़ते ही जा रहे हैं। समुद्र से संबंधित तरह तरह के उत्पादन होते जा रहे हैं। आने वाला समय भी अगर हम बात करें तो समुद्र के क्षेत्र में लोग ज़्यादातर इसमें प्रयत्नशील हैं, कार्य कर रहे हैं और संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से भूगोल कहीं न कहीं एक जीव भौतिकी विज्ञान के रूप में है। फिर देखते हैं भूगोल में परिवर्तनशील मानव पर्यावरण संबंध। देखिए प्राचीन काल की अगर हम बात करें, यूनान, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि भूगोल की शुरुआत यूनान से हुई और कहीं न कहीं पर्यावरण या प्रकृति ने मानव को प्रेरित किया कि वो इस क्षेत्र में कार्य करे। शुरू में हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, इस क्षेत्र के अंतर्गत चाहे वो संभववाद हो, चाहे निश्चयवाद हो या नौनिश्चयवाद हो, ये जो तीन शब्दावलियाँ देखने को मिल रही हैं उसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम विस्तार में इसके अगली क्लासेस में बताएंगे। जैसे प्रकृतिवाद की हम बात करें तो जितने भी भूगोल वेत्ता हुए, चाहे वो जर्मन के हों या और अन्य देशों के, उन लोगों ने प्राकृतिक चीज़ों को ही या प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया और कहा कि प्रकृति कहीं न कहीं मानव को नियंत्रित करती है, मानव पर अपना नियंत्रण रखती है
और जो प्रकृति जिस रूप में मानव को चाहे उस रूप में ढाल सकती है। बाद में फ्रांसीसी और अन्य देशों के वैज्ञानिकों, विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने इसको कहीं न कहीं गलत साबित करने की कोशिश भी की और कहा कि नहीं, प्रकृति तो है लेकिन मानव ने प्रकृति के ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण भी पाया है और अलग अलग जगहों पर, जैसे ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर भी मानव ने खेती करना शुरू किया, चाहे वो ग्रीन हाउस के रूप में ही क्यों ना रहा हो। समुद्र के ऊपर भी उन्होंने शिप या नौ जहाज की अगर हम बात करते हैं तो जलयान बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना शुरू किया। लेकिन बाद में ग्रिफ्थ टेलर महोदय आए और उन्होंने नौ निश्चयवाद की बात कही। तो नौ निश्चयवाद में उन्होंने प्रकृति और मानव दोनों का समन्वय किया। यहाँ पर समन्वय का मतलब दोनों को मिला करके अपने सिद्धांत को दिया। तो इस तरह से मानव और प्रकृति दोनों का यहाँ पर हम लोग आज के समय में दोनों को या दोनों क्षेत्रों के अध्ययन को हम लोग देखते हैं। तो जैसे ग्रिफ्थ टेलर महोदय ने बताया था कि प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक के रूप में है, रुको और जाओ जैसे सिद्धांत भी इन्होंने दिया। इसकी चर्चा आगे की क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक शब्दावली आपको देखने को मिलती है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है, गैयावाद क्या है। तो गैयावाद पर्यावरण के साथ मानव पोषक स्वरूप में पर्यावरण और मानव दोनों के संबंधों की बात की जाती है। उसे नौ निश्चयवादियों ने और भी अन्य भूगोलवेत्ताओं ने, ठीक है, गैयावाद के रूप में बताया। तो ये सब प्रकृति के स्वभाव या प्रकृति के रूप में ही, भूगोल की प्रकृति के रूप में ही जाने जाते हैं। मानव की बात करते हैं तो भूगोल मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। मानव पारिस्थितिकीय विज्ञान, इकोलॉजिकल साइंस की हम बात करें तो मनुष्य कहीं न कहीं प्राकृतिक चीज़ों के साथ संबंधित है और जब प्रकृति और मानव के अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो वो आपके पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल वितरण का विज्ञान है, डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का विज्ञान है। आज जैसे आप राजस्थान में चले जाइए तो सहारा के मरुस्थल क्षेत्र को देखेंगे, वहीं दक्षिण भारत में आप आ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि पठारी भूभाग है। उत्तर में चले जाइए आप, हिमालय जैसी ऊंची ऊंची चोटियाँ आप देखने को मिलेंगी। हिमालय से दक्षिण में आएंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे दोआब और उपजाऊ भूमि देखने को मिलता है। और अगर इसके अंतर्गत भी हम लोग देखते हैं तो अगर हम बात करें उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की, तो इसी मैदानी क्षेत्रों में कहीं आप भाभर क्षेत्र पाते हैं, कहीं आप तराई क्षेत्र पाते हैं, तो कहीं आप खादर क्षेत्र पाते हैं, तो कहीं आप बांगर भूमि पाते हैं। तो ये वितरण का विज्ञान है। एक ही क्षेत्र में अगर हम लोग प्राकृतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी विविधताएं देखने को मिलती हैं। यह भी भूगोल की एक अपनी प्रकृति या स्वभाव है। भूगोल वितरणों का विज्ञान है। समझ में आ गया? क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं भूगोल प्रदेशों और दृश्य भूमि का भी अध्ययन है, स्टडी ऑफ रीजन एंड लैंडस्केप्स। तो अलग अलग लैंडस्केप्स का भी हम लोग अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में आप अच्छे से इसको देखेंगे। भूगोल एक स्थानिक विज्ञान भी है। जियोग्राफी इज द स्पेशल साइंस के रूप में बात करते हैं, एक स्थानीय विज्ञान के रूप में। विज्ञान क्या? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में। और भूगोल जिसमें मानवीय और भूतल का अध्ययन एक सुव्यवस्थित रूप में हम लोग करते हैं, वो भी भूगोल के अंतर्गत आता है। बात करते हैं फिर भूगोल संसाधनों का अध्ययन तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है। बार बार हमने अभी कहा है कि संसाधनों का, रिसोर्सेस क्या होता है? प्रकृति प्रदत्त वे वस्तुएं जो मानव के उपयोग में आती हैं। कहीं न कहीं मानव उनका उपयोग करता है, लेकिन ध्यान में एक बात रखिएगा, प्रकृति प्रदत्त अर्थात नेचर ने जो आपको दिया है वही रिसोर्स या संसाधन के रूप में है, चाहे वो जल हो, वायु हो, मृदा हो। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं सभी परंपराओं तथा दृष्टिकोणों का प्रयोग, यूज ऑफ ऑल ट्रेडिशन एंड अप्रोचेस। अगर हम बात करें सभी परंपराओं और दृष्टिकोणों का प्रयोग, यह भी भूगोल की एक प्रकृति है। आप देखते होंगे कि सांस्कृतिक भूगोल भी है। सांस्कृतिक भूगोल या कल्चरल ज्योग्राफी भी आप पढ़ते होंगे।
ठीक, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी पढ़ते होंगे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो कहीं न कहीं इसमें मानवीय क्रियाओं का योगदान है या मानव का हस्तक्षेप है या मानव इन सब चीज़ों को कर रहा है। लेकिन कहाँ कर रहा है? पृथ्वी के तल पर। और भूगोल क्या है? पृथ्वी के तल का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस है, ध्यान में रखिएगा। तो आज अभी हमने भूगोल की परिभाषा देखी, भूगोल से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनको हमने देखा, भूगोल का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट्स क्या है वो भी हमने पढ़ा, और साथ में भूगोल की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, इसको भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से भूगोल हमें कई अलग अलग प्राकृतिक चीज़ों को लाभान्वित कराती है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसका मानव उपयोग कर रहा है।